नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम वो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। ये जो हमारी सीरीज़ होने वाली है ना, ये बेसिक से एडवांस तक की होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आज से हम पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। ये जो हमारी सीरीज़ होने वाली है, ये बेसिक टू एडवांस होने वाली है। बेसिक टू एडवांस का मतलब क्या है, इससे हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। चाहे वो पहली बार ही पॉलिटी को पढ़ रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता है पॉलिटी का, वो भी इसे आसानी से समझ सकता है। इसका जो हमारा टारगेट रहने वाला है, वो हमारा टारगेट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में कोई भी क्वेश्चन आता है पॉलिटी से रिलेटेड, वो हमारा इस सीरीज से कवर हो जाना चाहिए। इस सीरीज को देखने के बाद में, ये जो सीरीज है उसका डिटेल अध्ययन करने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में, अगर पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हम इस सीरीज को देख के उसे सॉल्व कर पाए, इस लेवल तक हमें इसे तैयार करना है। अब हम क्या क्या रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, मतलब किस किस चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें जो हमारे रिसोर्सेज होने वाले हैं, वो सबसे पहले एनसीईआरटी रहेगी। बेस हमारा कवर करने के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। उसके बाद में हम लक्ष्मीकांत को भी देखेंगे, एम लक्ष्मीकांत। उसके साथ साथ में एडवांस के लिए कुछ बुक और रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे। तो हमारा जो रिसोर्सेस होने वाला है, वो आप ये रख सकते हो, एनसीईआरटी, ठीक है, लक्ष्मीकांत, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एडवांसमेंट सोर्स भी यूज़ करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा यही है कि हमारी लक्ष्मीकांत की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी, लक्ष्मीकांत की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा कुछ रिसोर्सेस है पॉलिटी से रिलेटेड, वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो वो मेन टारगेट है कि इससे बाहर है वो पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं जाने चाहिए। ये हमारा अल्टीमेट गोल रहने वाला है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे कि हम पॉलिटी की सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम 0 से लेके एडवांस तक जाएंगे। बेसिक से चीज़ें पढ़ेंगे कि राज्य क्या होता है, पॉलिटी क्यों पढ़नी चाहिए, इससे लेके एडवांस तक जाएंगे। साथ में हम ये चीज़ें भी देखेंगे कि यूपीएससी ने जिस टॉपिक का अध्ययन करें, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है, इसको पढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि वाला चैप्टर उसको पढ़ रहे हैं। तो उसमें यूपीएससी ने आज दिन तक कितने क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम में, मेंस में क्या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम है ना, इसको इस लेवल पे तैयार करेंगे कि इन फ्यूचर में भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हमारा वो क्वेश्चन छूटे नहीं। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, पूरी यूपीएससी और पीसीएस के नज़रिए से पढ़ेंगे, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हमारा बाकी नहीं रहे। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी कि हम इस सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे सोर्सेज क्या क्या रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हमें पॉलिटी क्यों पढ़ना है, क्या हमारे लिए पॉलिटी ज़रूरी है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। वाई पॉलिटी, हमें पॉलिटी क्यों पढ़ना है। तो बात करें हमें पॉलिटी क्यों पढ़ना है, सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम को साइड में रख लो, तो सबसे पहले आपको पॉलिटी का बेसिक नॉलेज तो हर एक इंसान को होना चाहिए। ये तो एग्ज़ाम से साइड की बात है। दूसरा पॉइंट है, अगर आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या कोई अदर एग्ज़ाम हो, उसमें पॉलिटी का हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पॉलिटी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होती है। तो इसका इम्पोर्टेंस हर एग्ज़ाम में है, इसलिए भी पढ़ना है। फिर बात कर लेते हैं यूपीएससी की। क्या यूपीएससी में पॉलिटी इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, यूपीएससी में पॉलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको इस बात से समझते हैं कि यूपीएससी की कोर सब्जेक्ट कितनी है। अब कोर सब्जेक्ट क्या होती है? कोर सब्जेक्ट वो होती हैं कि उसको तो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई सब्जेक्ट ऐसी है, अगर वो नहीं भी पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा, तो वो कोर सब्जेक्ट के अंतर्गत नहीं आती है। जैसे आपने समाजशास्त्र वगैरह है, ठीक है, सोशल स्टडीज़ वगैरह नहीं भी पढ़ी तो काम चल जाएगा। बट कुछ कोर सब्जेक्ट होती है, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ये यूपीएससी की 4 कोर सब्जेक्ट है। इसके अलावा सेकेंडरी कोर आती है एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक। ये 6 हैं, वो यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट हैं, और ये 4 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इन चारों में से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी में से। यूपीएससी में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम में।
उनमें से आप देख लो 10 से 15 क्वेश्चन है वो पॉलिटी में से पूछे जा रहे हैं। तो पॉलिटी का जो वर्चस्व है, जो इम्पोर्टेंस है, अपने आप में बढ़ जाता है। तो हम कह रहे थे पॉलिटी का क्यों अध्ययन करना चाहिए, बिकॉज कि पॉलिटी में हर वर्ष में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, बात करें इन क्वेश्चन के लेवल की, तो कई बार ये क्वेश्चन कठिन होते हैं। कठिन कितने क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन कठिन होते हैं, जैसे कि 15 पूछे गए उसमें 3 कठिन होते हैं। फिर मध्यम कितने होते हैं, मीडियम कितने क्वेश्चन होते हैं, मीडियम क्वेश्चन होते हैं 7, और इजी आसान क्वेश्चन कितने होते हैं, इसमें से आसान होते हैं 5। ये पॉलिटी का लेवल रहता है। अब हमें टारगेट क्या करना है, हमें टारगेट कर रहा है इनको 7, 5, 12, 3 हटा दो, हमें इस 10 क्वेश्चन को टारगेट करना है। पॉलिटी के 10 क्वेश्चन अगर प्रीलिम के लिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो हमें ओनली 90 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, और मेरिट जाती है प्रीलिम की 100 नंबर की जाती है। मतलब आप 60 क्वेश्चन भी सही करते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है प्रीलिम में। तो हम 10 तो यहाँ से कर रहे हैं, अब हमें ओनली 50 ही करने हैं। तो पॉलिटी इस वजह से भी आसान हो जाती है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप अंडरस्टैंडिंग, अच्छी आपके पास में अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी आप समझने की क्षमता है, आपने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करी है, तो पॉलिटी के क्वेश्चन आप प्रीलिम में अटेंड कर सकते हो। इस वजह से पॉलिटी का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है करंट अफेयर। पॉलिटी है उसका करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब करंट अफेयर में पॉलिटी का महत्व कैसे है, अगर आप करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक किससे रिलेटेड है, टॉपिक रिलेटेड गवर्नर, टॉपिक रिलेटेड है प्रेसिडेंट, टॉपिक रिलेटेड है पार्लियामेंट, टॉपिक रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन, इन सारे मुद्दों से कोई भी पॉलिटिक्स का टॉपिक आ सकता है। और पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा चर्चा में क्या रहता है, पॉलिटिक्स, कोई बिल पास हो गया, ठीक है, कोई बिल फेल हो गया है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाए गए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें डे बाय डे चलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में तनाव चल रहा है, ये सारी चीज़ें डेली न्यूज़ में रहती है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए आपके पास में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और वो बेसिक नॉलेज कहाँ से आएगी, आपको पॉलिटी पढ़नी जरूरी है। तो आपको स्टार्टिंग में जो कोर सब्जेक्ट होती हैं उनमें से एक है पॉलिटी, उसका अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आपको करंट अफेयर भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटी है वो आपको नींव तैयार करके दे देती है। आप मकान बना रहे हो, उसके नीचे जो नींव तैयार करनी होती है वो नींव किससे बनती है, पॉलिटिक्स से बनेगी, हिस्ट्री से बनेगी, इकोनॉमी से बनेगी, ज्योग्राफी से बनेगी, एनवायरनमेंट और साइंस से। तो उसमें पॉलिटी एक महत्वपूर्ण पिलर है। तो पॉलिटी का अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप कहोगे पॉलिटी को छोड़ के यूपीएससी निकाल ले, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए पॉलिटिक्स का जो पॉलिटी है उसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब हमने समझ लिया पॉलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है। बात कर लेते हैं मेंस में। मेंस में क्या पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से और जो गवर्नेंस होती है ना, गवर्नेंस, इससे रिलेटेड किसी भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किसी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसके मुद्दे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। गवर्नर और सीएम के बीच में तनाव देखने को मिलता है, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। हमारी जो पार्लियामेंट है, डेमोक्रेसी है, उसमें दिक्कतें चल रही है, क्वेश्चन बन सकता है। पार्लियामेंट में सेशन चल रहे हैं, सेशन में उपयोगिता कम हो गई है, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो अपनी विधायिका है, कार्यपालिका, उनके बीच में तनाव चल रहा है, वहाँ पे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से मेंस में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आईआर को समझना है तो भी पॉलिटी जरूरी है। तो पॉलिटी का यूज बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से आपको पॉलिटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, व्हाट टू स्टडी, हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। व्हाट टू स्टडी के बारे में बात करें तो हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा जो लेवल रहने वाला एनसीईआरटी रहने वाली है। लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे, ये हमारे लेवल रहने वाला, लक्ष्मीकांत का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कुछ एडवांस बुक जैसे कि डी बसु है, करंट अफेयर है, इन सारी चीज़ों को मैच करते हुए हम ये पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे। सारी चीज़ें एक साथ लेके चलेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन बने, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बने, वो क्वेश्चन आप छोड़ो ना। ये हमारा मेन टारगेट रहना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही साथ में एक चीज़ हम ये करेंगे कि हमें ज्ञानी नहीं बनना है, वी डोंट वॉन्ट ज्ञानी, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है। अब मैं ये बोल दूंगा कि इसका मतलब होता है राजनीति ये चीज़ होती है, राज व्यवस्था ये चीज़ होती है, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा
कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दे दिया था, राज्यपाल ने ये काम कर लिया था, तो वो सारी चीज़ें आप ये नहीं कह सकते कि राज्यपाल ऐसा क्यों करता है, ये क्यों नहीं करता है। भाई वो सारी चीज़ें राजनीति की है, हमें उन मुद्दों में नहीं पढ़ना है। हमारा टारगेट है सिंपल एग्जाम निकालना है। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें गलत है सही है, भाई वहाँ पे जाओ, नींव रखो, राजनीति में जाओ, उसमें सुधार करो। अभी हमारा टारगेट जो मेन होने वाला है वो हमें एग्ज़ाम निकालना है, इसके बारे हम नहीं सोचने वाले हैं। चीज़ें गलत हैं सही है, आपको पता है, हमें भी पता है, लेकिन हमें उसके बारे में अभी चीज़ें नहीं करनी है। यूपीएससी हमेशा न्यूट्रल रहने की बात करती है। एक सिविल सर्वेंट हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। आप कहीं पे भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, वहाँ पे कभी पार्टी का नाम नहीं लिखोगे कि बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। नहीं, आप किसी का एग्जाम्पल देके ये बातें नहीं कर सकते हो। आपको हमेशा न्यूट्रल आंसर देना है। तो न्यूट्रल आंसर के लिए आप जो आपका जो थॉट प्रोसेस हो वो भी न्यूट्रल होना चाहिए। आपको घोड़े की तरह पढ़ना है। घोड़ा होता है, उसके दोनों ओर ये बांधे रहते हैं, उसका टारगेट यही है। तो अर्जुन की आंख वाला सिद्धांत है कि आपको ओनली एग्जाम निकालना है, फालतू के झंझटों में नहीं पढ़ना है। गलत है सही है क्या है नहीं है, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ करूँगा पार्टी के, ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो वो कोई ये मत लेना कि बीजेपी को क्यों बुरा बोल रहा है, कांग्रेस को क्यों बुरा बोला जा रहा है। भाई ये ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आसानी से समझने के लिए, ईजी टू एक्सप्रेस के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जा रही है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो समझ हो जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। इस वजह से डायरेक्ट मैं पार्टी के नाम लूँगा। बाकी मुझे कोई किसी पार्टी से मतलब नहीं है, आपको भी किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम निकालना है। सिंपल आपका ये गोल होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये बात करी गई है कि हमें क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से पढ़नी है, वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं लेक्सिकॉन ऑफ पॉलिटी, मतलब इसके वर्ड के बारे में, इसे जो शब्दकोश है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द ये हो गए हैं। दो शब्द कौन कौन से, एक है राज व्यवस्था और दूसरा है राजनीति। यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी दी हुई है, एक है पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था, दूसरा है पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। दो वर्ड दिए गए, इसे हम सही से लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर से लिखते हैं यहाँ पे, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, उसका लोड मत लेना प्लीज़। एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिटी, दूसरा है पॉलिटिक्स। दो वर्ड समझ में आ गए। ठीक है, बाद में देखेंगे इस वर्ड को बार बार क्यों पढ़ा जा रहा है, क्या काम के हैं ये वर्ड। पॉलिटी जिसका मतलब होता है राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। दूसरी है पॉलिटिक्स, इसका मतलब होता है राजनीति। ठीक है, इसका मतलब होता है राजनीति। अब ये जो वर्ड है ना, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हम कहते हैं एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, एनसीईआरटी इस वजह से जरूरी है क्योंकि ये जो वर्ड है इनका मतलब है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अगर आप एडवांस बुक पढ़ोगे बिना एनसीईआरटी पढ़े तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी कि इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। और यूपीएससी कई बार है ना, ये डायरेक्ट यहाँ से वर्ड उठाएगा और प्रीलिम में पूछ लेगा कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है और पॉलिटिक का मतलब क्या होता है। ये यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकती है, इसलिए आपको इन वर्ड के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, क्यों इनका यूज किया जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करें सबसे पहले पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के बारे में। राजनीति, राजनीति का मतलब होता है कुछ लोगों का समूह है। ये जो वर्ड है ना, आप डेली सुनते होंगे कि ये इंसान है वो राजनीति कर रहा है, वो इंसान खराब है वो राजनीति पॉलिटिक्स कर रहा है, वो गेम खेल रहा है। तो इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो डेली न्यूज़ में आता है, हम डेली इसका यूज़ करते रहते हैं कि वो व्यक्ति पॉलिटिक्स कर रहा है, वो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि ये जो वर्ड है ना, ये कहीं पे भी सत्ता बनाने की बात करता है, समझौतों के बारे में बात करता है, कोई सत्ता पाने की बात करता है, कोई नीति बनाने की बात कर रहा है। नीति मतलब कोई नियम बनाने हो तो वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है, कोई कानून बनाने की हो तो पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है। तो यानी पॉलिटिक्स जो वर्ड है ना, वो सत्ता है, समझौता है, नियम है, इन सब से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं या कुछ लोगों का समूह है, वो चुनावों के द्वारा या किसी और भाषणों के द्वारा या और किसी और माध्यम से सत्ता में आते हैं, राजनीति सत्ता में आते हैं, और ये जो सत्ता में आते हैं नियम बनाते हैं, इन सारे प्रोसेस को पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो पॉलिटिक्स का सिंपल सा मतलब है, अगर यूपीएससी प्रीलिम में पूछती है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है
ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या होता है, कुछ लोगों का समूह है या कुछ लोग हैं वो सत्ता प्राप्त करते हैं, उसके लिए वो राजनीति करते हैं, उसके लिए पूरा सिस्टम बिठाते हैं, इसे सामूहिक रूप से पॉलिटिक्स कहा जाता है। और राजनीति में आके वो नियम बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। तो ये होगा हमारा पॉलिटिक्स। सिंपल सा वर्ड है पॉलिटिक्स, डे बाय डे में यूज होने वाला एक वर्ड है। अब ये जो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं ये सत्ता में आके करेंगे क्या, सत्ता में आके रूल बनाएंगे, ठीक है, पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है, लॉ बनाएंगे, ये सारी चीज़ काम करेंगे ना। तो ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारी चीज़ सामूहिक रूप से क्या है, ये सामूहिक रूप से राज व्यवस्था है। एक राज है, उसमें व्यवस्था करना क्या कहलाया जाएगा, राज व्यवस्था, पॉलिटी कही जाएगी। पॉलिटी का मतलब होता है कुछ लोग जो सत्ता में आए हैं वो रूल बनाएंगे, वो नियम बनाएंगे, वो कानून बनाएंगे, और ये सामूहिक रूप से राज व्यवस्था कही जाएगी। राज व्यवस्था के अंतर्गत संविधान होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, साथ ही साथ में इसमें न्यायपालिका होती है, जुडिशरी होती है, साथ ही साथ में विधायिका, कई संस्थाएं भी इसमें काम करती है। तो पॉलिटिक्स एक छोटा टर्म है जो कि सत्ता पाने की कोशिश करता है, और पॉलिटी है, राज व्यवस्था एक ब्रॉड टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंतर्गत संस्थाएं आती है, संविधान आती है, रूल बनते हैं, कानून बनते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। हमने इसे इतना ध्यान से इसलिए पढ़ा क्योंकि प्रीलिम में यूपीएससी डायरेक्ट उठा के मुंह पे मारेगी कि राज व्यवस्था का मतलब बता दो, राज व्यवस्था क्या होती है। अभी बहुत सिंपल लग रहा है, पर यूपीएससी जिस प्रकार की लैंग्वेज यूज करेगी आपको पलक नहीं पड़ेगा, आपको मतलब कुछ भी समझ नहीं आएगा कि पूछ क्या रही है, ठीक है, आपके पल्ले तक नहीं पड़ेगी वो बात। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो वर्ड है इनका सिंपल मतलब पता होना चाहिए, इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, इसमें जो वर्डिंग होती है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी है ना वर्ड पर खेलती है। वर्ड का जो गेम है वो बहुत स्ट्रांग होता है, आपको चीज़ें पता होती है लेकिन उनको वो वर्ड होते हैं जो लिखा हुआ होता है वही समझ नहीं आता है, और वही वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो पॉलिटी का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटी का मतलब होता क्या है, राजनीति और राज व्यवस्था। राजनीति एक शब्द है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसके अंतर्गत पूरी चीज़ आती है, पॉलिटिक्स खेला जाता है, कुछ लोगों के समूह हैं सत्ता में जाते हैं, उसे कहा जाता है पॉलिटिक्स कहा जाता है। और पॉलिटी क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें गवर्नमेंट होती है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, एक रूल बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं पॉलिटी के अंतर्गत, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसे पॉलिटी और पॉलिटिक्स से बेटर आपको समझना है तो आप है ना हिंदी वर्ड याद रखो, हिंदी वर्ड आपको आसानी से समझा देगी। राजनीति मतलब पूरी दिन राजनीति करता फिरता रहता है तो पागल है, तो वो राजनीति आप याद आ जाएगी, राजनीति नहीं, कुछ लोगों के बारे में बात हो रही है जो राजनीति करते हैं। और राज्य व्यवस्था, जो कोई व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश थोड़ा टर्म क्या इसमें कन्फ्यूज कर देंगे, इसलिए हिंदी वाले शब्द याद रखो तो आपको आसानी से उत्तर इसका मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यही बात हुई है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब एनसीईआरटी में एक और टर्म यूज हो रखे, 2-3 टर्म यूज हो रखे, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक टर्म होगा राज्य, ठीक है, पॉलिटी मतलब एनसीईआरटी में जब बात करेंगे तो एनसीईआरटी में ये कुछ टर्म यूज हो रखे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से एनसीईआरटी में टर्म यूज हुए हैं। सबसे पहले एक टर्म यूज हुआ है राज्य, ठीक है, फिर एक टर्म यूज हुआ है एनसीईआरटी में राष्ट्र, राज्य का मतलब होता है स्टेट, ठीक है, राष्ट्र का मतलब होता है नेशन, ठीक है। उसके बाद में एक टर्म यूज हुआ है नेशन स्टेट, नेशन स्टेट ये टर्म यूज हुआ है। उसके बाद में स्टेट नेशन, स्टेट नेशन ये वहाँ पर टर्म यूज हुआ है। और यूनेस्को की डेफिनेशन यूज हुई है, यूनेस्को ने इसके बारे में क्या कहा वो भी एनसीईआरटी में बताया गया है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं, अब इनके बारे में बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। इतनी पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्य के बारे में। इस वर्ड को हम बार बार, ये छोटे मोटे वर्ड हैं, लगभग आपको इनके बारे में पता होगा, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि यूपीएससी इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के कभी कभार फेंक देगी मुंह पर और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका मतलब होता क्या है। सिंपल हमें मन में पता होगा, पर इस पर जिस प्रकार से वर्ड वहाँ पर यूज हो रखे होंगे, जिस प्रकार के टर्म वहाँ पे यूपीएससी यूज करती है, जिस प्रकार की लैंग्वेज वहाँ पर यूपीएससी यूज करती है, आपको भनक तक नहीं लगेगी कि राज्य का मतलब क्या होता है। इसीलिए आपको उस प्रकार की लैंग्वेज को समझना है, तो आपको इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, वो बनाना जरूरी है। अगर आपकी समझ बेहतर तरीके से बन जाती है, फिर किसी भी प्रकार की यूपीएससी लैंग्वेज यूज कर ले, चाहे फ्रेंच में भी क्यों न लिख दे, आप उसका मतलब पता कर ही लोगे।
तो इसीलिए कहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेसिक मजबूत है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। अगर ये दोनों कमज़ोर है तो आप क्वेश्चन का आंसर कितना भी रट लो, आंसर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य हम क्या सोचेंगे? राज्य मतलब स्टेट, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, क्या ये राज्य है? हम इस राज्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। राज्य एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला का मतलब एक छाते समान शब्द है। छाते में कितना बड़ा बड़ा होता है, फिर अलग अलग डंडी लगे होती है। तो ये एक राज्य है, ये एक अम्ब्रेला टर्म, एक छाते जैसा टर्म है, बहुत बड़ा एक शब्द है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? देश पूरा आ जाता है, कानून आ जाते हैं, राज्य के कानून आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कानून होते हैं वो आ जाते हैं, जिला आ जाता है, पूरे सरकारी संस्थाएं आ जाती है, सरकारी नियम आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती है राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो राज्य का सिंपल मतलब क्या है? राज्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी अपनी सरकार होती है, इसकी गवर्नमेंट होगी खुद की, उसकी बाउंड्री होती है, सीमाएं तय की हुई होती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो कानून बनाते हैं, उसमें तो कानून व्यवस्था होती है, नियम होती है, संस्कृति होती है। तो ये एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा छाते समान एक टर्म है, तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो राज्य का कोई मतलब पूछे, पॉलिटी में यूज होगा कि राज्य ये नहीं कर सकता है, राज्य वो नहीं कर सकता है, ये स्टेट का काम नहीं है, स्टेट वगैरह सुप्रीम कोर्ट है, ये बार बार वर्ड यूज होंगे। तो उसका मतलब आपको वो वाले राज्य नहीं समझने हैं जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह है। वो वाले राज्य की बात नहीं हो रही है, ये पूरे भारत की बात हो रही है। जहाँ पर हम अंडमान निकोबार के बारे में बात करते हैं, लक्षद्वीप के बारे में भी बात करें, पूरे भारत की, चाहे वो जिला हो, चाहे देश हो, गांव हो, सबके बारे में बात हो रही है। वो सारी चीज़ें मिलाकर जो बनती है उसे राज्य कहा जाता है। राज्य है वो देश से भी बड़ा टर्म है। देश में ओनली ये जो इसकी बाउंड्री है ना, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसकी कानून व्यवस्था के बारे में बात नहीं हो रही है। जबकि राज्य में एक पॉलिटिक टर्म है, देश है वो भौगोलिक सीमा है, पूरे ऐसी ब्रॉड लेवल पे नहीं है, पर राज्य है एक पॉलिटिक्स टर्म है। इस पर देश की कानून व्यवस्था, रूल, नियम, कानून सबके बारे में बात हो रही है। तो राज्य एक ब्रॉड टर्म है। राज्य का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टेट का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। स्टेट समाज का एक राजनीतिक और संगठन या सरकार की संस्था है। ये संगठनों के रूप से जुड़ा हुआ होता है, एक बड़ा टर्म है, आपस में जुड़ा हुआ होता है, इसे स्टेट कहा जाता है। तो स्टेट का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इजीली समझ में आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो। एनी वन हैव एनी प्रॉब्लम, कमेंट करो। अभी के अभी लाइव नहीं हो, कोई नहीं, बैठे हो जहाँ पे कमेंट कर दो, मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो कोशिश करो, आसानी से समझने की कोशिश करो। ठीक है, वापस सुनो, याद नहीं होता वापस समझो, बट इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। आपके मन से, आपके दिमाग से ये बाहर नहीं जाना चाहिए। स्टेट समझ में आ गया, राज्य व्यवस्था समझ में आ गई, राजनीति समझ में आ गई, सारी चीज़ें ईजी है, सारे कॉन्सेप्ट इतनी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पर्पज ऑफ स्टेट। स्टेट के पर्पज क्या है, जो राज्य है उसके उद्देश्य क्या है, जो राज्य होता है वो क्या क्या काम करता है, क्यों बनाया जाता है, इसके उद्देश्य क्या है। तो स्टेट के पर्पज के बारे में बात करें तो ये व्यवस्था, सुरक्षा की स्थापना करता है, यानी कि रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करता है। देश में कानून व्यवस्था हो, देश अच्छे से काम करे, देश में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई किसी को मार के ना चला जाए। ठीक है, कोई डिक्टेटरशिप ना हो। ये सारी भूमिका किसकी है? ये पूरी भूमिका है राज्य की है। तो कानून व्यवस्था स्थापना करने की भूमिका है, कानून हो, उनका कानून का अच्छे से पालन हो, वो सारी भूमिका किसकी है? ये पूरी भूमिकाएं राज्य की है। तो राज्य क्या काम करता है? कानून व्यवस्था बनाए रखता है, अच्छे से परफॉर्म करवाता है, कानून बनाता है, कानून को लागू करता है। ये सारे जो काम है वो राज्य के द्वारा किए जाते हैं। तो राज्य का उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं राज्य के एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व। राज्य किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है? एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। तो राज्य किन किन तत्वों के मिलकर बना होता है? कोई भी राज्य है वहाँ पर जनसंख्या होगी, ऐसा कोई राज्य नहीं है जो बिना जनसंख्या का हो। ऐसा पॉसिबल हो, खाली पड़ा है, अगर कोई भूमि है खाली है, वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, वो राज्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि राज्य के लिए जनसंख्या का होना जरूरी है। और जनसंख्या होगी तभी वहाँ पे कानून बनेंगे, तभी उसे राज्य कहा जाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या का होना जरूरी है। दूसरा, टेरिटरी, एक सीमा का होना जरूरी है, एक बाउंड्री का होना जरूरी है। मतलब ऐसे नहीं पूरा वर्ल्ड एक राज्य में, ऐसा नहीं होगा। तो राज्य है उसकी एक निश्चित बाउंड्री होगी। तो पहली वहाँ पर जनसंख्या जरूरी है, दूसरी वहाँ पर ये चीज़ें जरूरी है, टेरिटरी। तो दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? ये एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं राज्य के, ये एनसीईआरटी के सारे टर्म में,
या एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं कि एलिमेंट ऑफ स्टेट कौन कौन से है, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, टेरिटरी का मतलब होता है इलाका, उसके बाद में गवर्नमेंट, वहाँ पर एक गवर्नमेंट होती है और ये गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वहाँ पे कानून व्यवस्था सारी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं। फिर बात होती है सोवरेनिटी की, यानी कि जो वो संस्था है, जो वो पूरी गवर्नमेंट है, जो टेरिटरी है, जो पॉपुलेशन है, वो सारे मिलके सोवरन होने चाहिए। सोवरन का मतलब होता है स्वायत्ता, स्वायत्ता का मतलब होता है उस पर किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए, उस पर किसी और का राज नहीं होना चाहिए, वो सोवरन होने चाहिए। 4 एलिमेंट है, कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए वहाँ पे, फिर डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, वहाँ पर एक इलाका, टेरिटरी का मतलब होता है इलाका, ये जो इलाका है किसका है, भारत का है, तो ये एक डिफाइंड टेरिटरी होगी उसकी, ठीक है। परमानेंट पॉपुलेशन होगी, फिर गवर्नमेंट होनी चाहिए इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, अच्छे से काम करे, ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पर होनी चाहिए। फिर कैपेसिटी टू, ठीक है, कैपेसिटी क्या है, इंटर टू रिलेशन अदर स्टेट, इसका मतलब ये है कि देश है, जो भी राज्य की बात करें वो सोवरन होना चाहिए, वो किसी भी से देश से, किसी से भी मन चाहे तब किसी भी देश से संस्था संबंध स्थापित कर सकता है, किसी भी साथ में फैसले ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, निर्णय ले सकता है, वो उसकी पावर है, यानी कि वो सोवरन होता है, वो स्वायत्ता होना चाहिए। तो राज्य में कितने तत्व होते हैं, राज्य में 4 तत्व होते हैं। ये सारे शब्द हैं एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं हम, यूपीएससी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती हैं भाइयों, इसलिए इससे शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। हमने पॉलिटिक्स के बारे में बात करी है, हमने पॉलिटी के बारे में बात करी अभी, उसके बाद में हमने स्टेट के बारे में बात करी है, और अभी हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम स्टेट के तत्व कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके 4 तत्व होते हैं, पहला वहाँ पे जनसंख्या होगी, फिर एक टेरिटरी होगी, फिर क्या होगा, उसके बाद प्रभावी सरकार होगी, उसके बाद में क्या होगा, वो सोवरन होगा, स्वायत्त होगा। सोवरन का मतलब होता है जैसे कि बाहर का कोई देश है, भारत एक सोवरन देश है, बाहर का कोई देश है वो आके भारत को परेशान नहीं कर सकता, वो कह नहीं सकता भारत ये करे वो करे, ऐसी बात नहीं कह सकता है। जैसे कि आपको आके कोई इंसान ये बोल रहा है कि आपको ये करना है, इसका मतलब आप सोवरन नहीं हो। सोवरन का मतलब होता है कि बाहरी दबाव नहीं हो और ना कोई इंटरनली दबाव हो, मन चाहे तब वो काम कर सकते हो, उसे कहा जाता है सोवरन। मतलब नल्ला बेरोजगार है, वो मौज मस्ती में रहता है, वैसा सोवरन वाला सीन है, ठीक है। तो पॉपुलेशन, टेरिटरी, सोवरेनिटी और गवर्नमेंट, ये 4 जो पिलर होते हैं, 4 जो एलिमेंट होते हैं वो किसके होते हैं, स्टेट के। स्टेट के 4 कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, याद रखना। यूपीएससी इस प्रकार से अगर कोई एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले, यूपीएससी पूछ सकती है, स्टेट पीसीएस पूछ सकते हैं। आप सोचोगे ये तो बहुत बेसिक है, तो भाइयों बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही मौत का कारण बनते हैं। ये चीज़ें याद नहीं होती है और यही चीज़ें याद नहीं आती है, यही चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। मेन चीज़ें तो आ जाती है, मेन चीज़ें समझ में भी आ जाती है, आंसर भी निकाल लेते हो, और ये जो टर्म होते हैं, इनकी जो वर्ड होते हैं, इनकी जो लैंग्वेज होती है वो इतनी टफ होती है क्योंकि यही आंसर गलत हो जाते हैं। तो 4 एलिमेंट होते हैं, जनसंख्या, ठीक है, एक एरिया होता है, फिर वहाँ पर कानून होता है, गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, और जो सोवरन होता है, ये 4 टर्मिनोलॉजी होती है। जनसंख्या क्या होती है, नागरिक या सदस्य हो सकते हैं। किसी राज्य के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक होता है नागरिक होता है, सिटीजन होता है, एक होता है सिविलियन यानी कि आम पब्लिक है। तो क्या किसी राज्य के लिए सिटीजन होना जरूरी है तभी उसे नागरिक कहा जाएगा? नहीं, सिटीजन जरूरी नहीं है, जनसंख्या जरूरी है। यानी कि भारत में कोई अमेरिका का आके व्यक्ति रह रहा है, क्या उसे जनसंख्या माना जाएगा? हाँ, उसे जनसंख्या माना जाएगा, वो एक राज्य का पार्ट होगा क्योंकि वो भारत में आके रह रहा है, वो भारत का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भारत के लिए ऐसा नहीं है कि भारत के नागरिकों को ही काउंट किया जाएगा। सिटीजन का मतलब हम आगे देखेंगे, जब हम सिटीजनशिप चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब भारत में सिटीजनशिप कैसे मिलती है, नागरिकता क्या मिलती है। अभी तो यहाँ पे नागरिक वर्ड यूज हुआ है, और नागरिक का मतलब होता है कानूनी रूप से किसी देश से जुड़ा हुआ होता है। ये शब्द बहुत ज़्यादा काम के हैं, इन शब्दों का मतलब पता कर लो, अभी कर लो पता, बाद में दिक्कतें करेंगे। तो नागरिक है, इसका मतलब सिटीजन है, सिटीजन मतलब उससे कानूनी रूप से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति कानूनी रूप से किसी देश से जुड़ा हुआ है तो वो सिटीजन कहलाएगा। और सिविलियन यानी कि आम पब्लिक है, वो किसी और देश का हो सकता है। अमेरिका का व्यक्ति भारत में रह सकता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा, बट वो इंसान तो है, वो सिविलियन तो है, ठीक है। वो मतलब इंसान तो कही जाएगा, उसे आप इंसान करने से थोड़े मना कर दोगे, सदस्य कहने से थोड़े मना कर दो, तो वो इंसान मेंबर तो जरूर माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जनसंख्या का आकार है वो मायने नहीं रख सकता। अगर किसी देश में 5000 भी लोग हैं उसे स्टेट कहा जा सकता है, ऐसे नहीं कि करोड़ों लोगों की आवश्यकता होती, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
टेरिटरी, टेरिटरी क्या होती है? टेरिटरी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे 3 तरीके होते हैं टेरिटरी के। जैसे कि युद्ध क्षेत्र में जीता, हमने पुर्तगाल से क्या जीता? गोवा, युद्ध करके जीता तो हमारा पार्ट हो गया है। उसके बाद में व्यापार से, अमेरिका ने जो अलास्का है वो खरीद लिया, किससे? रसिया से खरीद लिया, तो अभी अलास्का का है वो अमेरिका है, तो ये व्यापार के द्वारा खरीदा, हमने बातचीत से खरीदा या पैसों से खरीदा है या खरीद के। व्यापार मतलब किसी खरीदना अलग है, व्यापार अलग है। खरीदना मतलब जैसे जैसे होता है, अमेरिका ने खरीदा वो खरीदना ही हो गया। बातचीत के व्यापार के लिए आप हमारा क्षेत्र रख लो, हम आपका क्षेत्र रख लेते हैं, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ वो व्यापार हो गया, खरीद फरोख्त अलग होती है। तो ये 3 प्रकार से हम किसी टेरिटरी पे कब्जा कर सकते हैं। एक युद्ध में डिशम मार के गोली मारो, हटाओ और उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लो। दूसरा बातचीत कर लो, भाई तू ये तेरी ज़मीन मेरे को दे दे, मेरी ज़मीन तेरे को दे दे, क्योंकि हमें बॉर्डर को डिसाइड करना है, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर डिसाइड किया गया है। और तीसरा है खरीद के भी ले सकते हो, भाई हमारे पास में बहुत पैसे हैं, हमारे पास पैसे हैं तो हम ज़मीन को खरीद कर सकते हैं। ये 3 प्रकार से हम किसी भी एरिया को, इलाके को खरीद सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए मित्रों, आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन हो बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, बट कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ये एंड पढ़ रहे हैं। ऐसा सोच के पढ़ो भाई कल एग्जाम है, आज पढ़ रहे हैं, आज के बाद में दोबारा नहीं पढ़ना है। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे क्या कि हमारा गलत होने की संभावना ही नहीं रही, हमें याद ही नहीं करना पड़े, हमें पढ़ना ही ना पड़े दोबारा, इतना आसानी से समझना है हम इन चीज़ों को। तो ये इलाके का मतलब हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है स्वायत्ता, यानी कि संप्रभुता, यानी कि आप फ्री हो, आप पर किसी का दबाव नहीं है। संप्रभुता मतलब दबाव फ्री, कोई भी आप पर प्रेशर नहीं है, आप मन चाहे वो डिसीजन ले सकते हो, तो इसे कहा जाएगा संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का मतलब आप समझ गए होंगे। संप्रभुता एक आंतरिक हो सकती है, एक बाहरी हो सकती है। बाहरी का मतलब है बाहर का कोई देश है वो आके भारत को परेशान नहीं कर सकता है, अमेरिका आके नहीं बोल सकता आप ये मत करो, मत वो मत करो। आंतरिक मतलब होता है जो बीजेपी की गवर्नमेंट अभी सत्ता में काम कर रही है वो अच्छे से काम कर पाए, उस पर कोई दबाव ना हो, तो वो आंतरिक स्वायत्ता होगी और बाहरी स्वायत्ता। किसी भी राज्य के लिए ये दोनों संप्रभुता होनी जरूरी है, अगर ये दोनों संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो संप्रभुता का होना बहुत ही जरूरी है किसी भी राज्य के लिए, ये कहा जाता है संप्रभुता। ये वर्ड है खाली, इन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी पता करने की आवश्यकता नहीं है, ओनली इस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। संप्रभुता, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा इतना टर्म आपको पता होना चाहिए। ओके, सोवरेनिटी का मतलब पता चल गया। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा टर्म है गवर्नमेंट, सरकार। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार मतलब मालिक, सरकार सत्ता चलाते हैं वो। तो सरकार एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसे लोगों का समूह होता है, एक ऐसे लोगों का संगठन होता है जो कानून बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, जो कानूनों को लागू करते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, रूल एंड लॉ मेंटेन करते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो कौन करती है? वो सरकार करती है। तो सरकार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता के द्वारा या तो इनको डायरेक्ट रूप से चुना जाता है या इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, और ये सत्ता में जाते हैं। सत्ता में जाने के बाद में वो सारी चीज़ें करते हैं जिनको लिए इनको सत्ता में भेजा जाता है। तो सरकार का मतलब होता है कानूनी रूप से काम करने वाले लोग जो वहाँ पे जाके सत्ता बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं और काम करते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इससे रिलेटेड। ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलते हैं हम आगे। अब हमारे सामने वर्ड आ गया नेशन। हमने स्टेट को समझ लिया, दूसरा हमारे सामने अब वर्ड आ गया नेशन। अब नेशन क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था स्टेट। स्टेट मतलब क्या था? राज्य। राज्य में हमने क्या क्या देखा? लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि जनसंख्या वहाँ पर। ये जनसंख्या अलग अलग जाति की हो सकती है, अलग अलग धर्म की हो सकती है, अलग इनकी संस्कृति हो सकती है, भाषा हो सकती है, यानी कि कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन ये लोग जरूरी हैं, यहाँ पे जनसंख्या का होना जरूरी है। दूसरा हमने देखा था इलाका होना जरूरी है, ठीक है, राज्य के लिए इलाका होना जरूरी, दूसरा टर्म हमने देखा था। तीसरा सरकार होनी जरूरी है, वहाँ पे सरकार का होना जरूरी है। और चौथा क्या देखना चाहिए? संप्रभु होना जरूरी है, संप्रभु होना जरूरी है। हमने 4 वर्ड देखे थे राज्य के लिए। तो राज्य आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, राज्य कन्फ्यूजन नहीं है तो अब समझिए राष्ट्र। राज्य में जब कन्फ्यूजन नहीं है तो अब हम समझिए कि राष्ट्र क्या होता है, नेशन क्या होता है। राज्य एक पॉलिटिकल टर्म है, एक राजनीति टर्म है, यहाँ पर कानूनी टर्म है, कानून के बारे में बात हो रही है।
जब हम बात करते हैं राष्ट्र की, राज्य है वो कानूनी टर्म है, ये एक कानून से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो राष्ट्र है वो इमोशन से जुड़ा हुआ है, ये फीलिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे कि शादी, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कानूनी रूप से कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट आप किसी से लव कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, किसी के साथ में लिविंग में रह रहे हो, तो वो फीलिंग्स के साथ में रह रहे हो। शादी, मोस्ट ऑफ जो शादी होती है, जो अरेंज मैरिज होती है, वो क्या है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जुड़ी हुई है, वहाँ पर एक लीगल बाइंडिंग है। तो ऐसे हमारे यहाँ पे नहीं होता, बट लीगल बाइंडिंग होती है, वो कानूनी रूप से वहाँ पे चढ़ जाता है, तो वो लीगल बाइंडिंग है। बट जब हम अरेंज मैरिज करते हैं, सॉरी हम लव मैरिज में हैं या फिर जो लिविंग में रह रहे हैं, तो वो क्या है, वो फीलिंग्स के माध्यम से जुड़ा जा रहा है। तो जो राष्ट्र है वो आपकी लिविंग रिलेशन है, यानी कि वहाँ पर आप क्या क्यों रह रहे हो, वहाँ पर आपकी फीलिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सिंपल भाषा में फिर से समझो, राज्य कानूनी रूप से जुड़ा हुआ है, एक कानून है, वहाँ पर सरकार है, लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, जाति के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। लेकिन जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र में है एक फीलिंग होनी चाहिए लोगों की, एक जैसी फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है, एक जैसी संस्कृति होनी चाहिए, एक जैसा कल्चर होना चाहिए, एक जैसी आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। आपकी जाति सेम हो, चाहे आपके धर्म सेम हो, चाहे आपकी एथनिटिसिटी हो, एथनिटी हो वो सेम हो, मतलब जातीयता, वो आपकी जातीयता सेम हो, तो वो जो आपकी संस्कृति है, आपकी लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। तो राष्ट्र में सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ जो होती है वो इमोशनली होती है, और वो सारी चीज़ें सब लोगों की जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जापान के जितने भी, सॉरी तिब्बती लोग हैं, तिब्बती है ना, तिब्बत के लोग, ये क्या है, ये कहीं पे भी, जो कुछ तिब्बती लोग भारत में रह रहे हैं, कुछ लोग चाइना में रह रहे हैं, कुछ लोग कहीं और रह रहे हैं, बट ये क्या कहते हैं, तिब्बत क्या हमारा राष्ट्र है। ये कभी नहीं बोलेंगे तिब्बत हमारा राज्य है, क्या बोलेंगे, तिब्बत हमारा राष्ट्र है। हकीकत में तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है, बट जो तिब्बत के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, तिब्बत हमारा राष्ट्र है। इसका मतलब है वो फीलिंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भावनाओं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वास्तविक रूप से वो किसी एक एरिया के अंतर्गत नहीं रहते हैं, वो ओनली भावनाओं के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए राष्ट्र है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उसमें एक जाति होती है, एक धर्म होता है, एक रिलीजन होता है, या एक विचार होता है, कुछ ना कुछ एक कॉमन उनके बाद में, उनके साथ में एक कॉमन फैक्टर होता ही है, इनके साथ में कॉमन फैक्टर होता है, तभी वो राष्ट्र बनता है। तो ये राष्ट्र के एग्जाम्पल की बात देनी हो आपको, तो आप तिब्बत का एग्जाम्पल दे सकते हो कि तिब्बत के लोग हैं वो स्वयं को एक राष्ट्र का मानते हैं कि हमारा राष्ट्र है वो तिब्बत है, हमारा नेशन है वो तिब्बत है, बट रियलिटी में उनका कोई नेशन नहीं है, उनका कोई राष्ट्र नहीं है, वहाँ पे कोई कानून नहीं है, ना उनकी कोई संप्रभुता है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। वो फीलिंग के द्वारा, वो भावनाओं के द्वारा सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्र जो वर्ड है ये फीलिंग से जुड़ा हुआ है। अब अगर यूपीएससी प्रीलिम में पूछती है कि राष्ट्र यानी नेशन क्या है, तो नेशन भावना से जुड़ा हुआ शब्द है, जहाँ पर लोग हैं वो एक समूह में होते हैं, जिनकी एक संस्कृति होती है, जिनकी भाषा और परंपरा समान होती है, या उनका कोई इतिहास एक जैसा हो, या उनकी व्यवस्था एक जैसी हो, ठीक है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनकी पहचान एक कॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए तिब्बत के लोग। तो राष्ट्र का मतलब ये होता है। अब आपको राष्ट्र का मतलब समझ में आ गया होगा कि राष्ट्र का मतलब होता क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है राष्ट्र और राज्य में। राज्य एक ब्रॉड टर्म है जो कानूनी रूप से जुड़ा हुआ है, उसके लिए एक इलाका होना जरूरी है, एक एरिया होना जरूरी है, वहाँ पर कानून होना जरूरी है, वहाँ पे सरकार होनी जरूरी है, वहाँ पे सत्ता होनी जरूरी है, वहाँ पे वो संप्रभु होना जरूरी है, ये राज्य के लिए जरूरी है। राष्ट्र में क्या है, राष्ट्र में के लिए कोई कानून जरूरी नहीं है, बस इनके लिए ओनली फीलिंग्स होती हैं। वो सबको एक समान रूप से देखते हैं कि हम जो है सारे विचारों से, या हमारा एक कॉमन कल्चर है, हमारा कॉमन इतिहास है, हम उसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसे कहा जाता है राष्ट्र, नेशन कहा जाता है उसे। तो राष्ट्र क्या है, एक लोगों का समूह है, उनकी पहचान के बंधन के साथ में जुड़े होते हैं, ये समुदाय होते हैं। ये स्वशासन भी हो सकता है, दूसरों में गुलाम भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये तिब्बत के लोग हैं तो वो किसी खुद का राज्य होगा, नहीं, ये किसी अंदर और के अंतर्गत हो सकते हैं, अलग अलग देशों में जुड़े होते हैं, पर वो एक राष्ट्र खुद को घोषित कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राष्ट्र। अब राष्ट्र यानी नेशनल की जो आइडेंटिटी क्या होती है, किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि ये कोई लोग हैं वो किसी राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, इनकी पहचान कैसे करें। तो इनकी पहचान करने के लिए उनके मध्य एक साझा संस्कृति होनी चाहिए, कॉमन कल्चर होना चाहिए। तिब्बत के लोगों के बीच में कॉमन कल्चर है, ठीक है, साझा संस्कृति होनी चाहिए। साथ ही साथ में या तो वो ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकल रूप से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
हमारा जो इतिहास है, हमारे बाप दादा पूजे परदादा वगैरह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में एक कॉमन इतिहास होना चाहिए। या वो धार्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या तो बौद्ध हैं सारे, या हिंदू है, या मुस्लिम है, या सिख है, ऐसा ही है, तो एक कॉमन उनके बीच में धर्म होना चाहिए, या फिर उनके बीच में कॉमन भाषा होनी चाहिए, या कॉमन जाति होनी चाहिए। कुछ ना कुछ कॉमन आइडेंटिटी होगी, तभी वो राष्ट्रीय पहचान रख सकते हैं। वो कह सकते हैं हम एक नेशन से जुड़े हुए हैं, बिकॉज हमारे बीच में कुछ कॉमन आइडेंटिटी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पहचान क्या होती है? उनके बीच में कुछ कॉमन कल्चर, कॉमन इतिहास, कॉमन धर्म, कॉमन भाषा, कॉमन जातीयता होनी चाहिए, तभी जाके उन्हें राष्ट्रीय कहा जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं, देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पहचान के बारे में हम बात कर लेते हैं, स्टेट नेशन और नेशन स्टेट के बारे में। पहला यहाँ पे वर्ड दिया हुआ नेशन स्टेट, उसके बाद में वर्ड आएगा स्टेट नेशन के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं नेशन स्टेट होता क्या है। नेशन स्टेट का मतलब होता है राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य का मतलब क्या होता है? अभी हमने बात करी थी राज्य की, उसके बाद में हमने बात करी थी राष्ट्र की। राज्य का मतलब होता है स्टेट, राष्ट्र का मतलब होता है नेशन। अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं और बना रहे हैं स्टेट नेशन। क्या बना रहे हैं? स्टेट नेशन, सॉरी नेशन स्टेट बना रहे हैं। हमने पहले नेशन को जोड़ा, फिर स्टेट को जोड़ा, और यहाँ पे बना दिया नेशन स्टेट, यानी राष्ट्र राज्य बना रहे हैं। अब राष्ट्र राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब आपको याद है, कोई कंफ्यूजन नहीं राज्य के मतलब में। राज्य कॉमन आइडेंटिटी वगैरह वो सारी चीजें थी राज्य में, और राष्ट्र में क्या था? भावना, फीलिंग वगैरह थी, वो राष्ट्र था। जब हम बात करते हैं राष्ट्र राज्य की, तो दोनों के गुण होंगे इसमें। पहले हमने पढ़ा था राज्य, स्टेट, फिर से आसानी से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में हमने देखा था राष्ट्र, राष्ट्र में क्या था? नेशन। यहाँ पे क्या थी? भावनाएं थी। यहाँ पे क्या था? कानून था। यहाँ पे क्या थी? सीमाएं थी। यहाँ पे क्या थी? फीलिंग थी। ये दोनों थी, दोनों अलग अलग थी। अब हम क्या कर रहे हैं? आगे जाके इन दोनों को जोड़ रहे हैं, राष्ट्र राज्य बना रहे हैं। अब मतलब क्या हो जाएगा? अब दोनों कॉमन भाषा, कॉमन संस्कृति होगी, कॉमन कल्चर होगा, बट साथ ही साथ में कानूनी रूप से जुड़े हुए भी होंगे। समझ आ रहा है? A + B = AB। पहले तो राष्ट्र राज्य से जुड़ा, अब राष्ट्र राज्य हो गया। इसका मतलब है राष्ट्र के भी गुण होंगे इसमें, राज्य के भी गुण होंगे। और राष्ट्र के गुण क्या थे? एक जैसा कल्चर होगा, एक जैसी भाषा होगी, या फिर एक जैसा धर्म होगा, या फिर इतिहास इनका कॉमन होगा, कुछ ना कुछ इनके बीच में कॉमन होगी। ये राष्ट्र के लक्षण हैं। राज्य के लक्षण क्या है? राज्य के लक्षण है कि वहाँ पर कानून होगा, सरकार होगी, संप्रभु होगा, पॉपुलेशन होगी। ये राज्य के लक्षण हैं। अब इन दोनों के लक्षण जब मिले तो क्या बन गया? राष्ट्र राज्य। आपको ये चीज़ समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ ना? सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है ना? फिर से देखो, राज्य समझ लिया था, राष्ट्र समझ लिया था। राज्य भारत है, राष्ट्र कौन सा था? हमने बात करी थी तिब्बत की। तो इन दोनों को मिलकर राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य के एग्जांपल जापान। जापान में एक ही धर्म के लोग रहते हैं, उनकी एक ही जातीयता है, उनकी एक ही लैंग्वेज है, उनका एक ही शेयर्ड कॉमन इतिहास है, एक ही उनका इतिहास है। तो वो खुद को क्या बोलते हैं कि हम है वो नेशन स्टेट है, हम है वो और राष्ट्र राज्य है। राष्ट्र राज्य सो शब्द है, ये एक संकीर्ण शब्द है, ये एक शॉर्ट माइंडेड टर्म है। शॉर्ट माइंडेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विविधता की बात नहीं होती है। जैसे भारत जैसे देश है, वहाँ पर विविधता की बात होती है कि अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। पर यहाँ जो जापान है, फ्रांस है, वहाँ पर ओनली एक ही कॉमन आइडेंटिटी के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर विविधता नहीं होती है, डाइवर्सिटी नहीं होती है। तो ये एक संकीर्ण विचारधारा है, एक छोटी विचारधारा है। तो राष्ट्र राज्य का मतलब क्या है? कॉमन विचार है, कॉमन संस्कृति है, कॉमन इतिहास है, कुछ भी कॉमन है, साथ ही साथ में एक राज्य के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर एक कानून है, बाउंड्री है। ये सारी दोनों की चीज़ें मिलकर क्या बनता है? राष्ट्र राज्य। को कन्फ्यूज मत होना मेरे भगवान मालिकों, कन्फ्यूज मत होना। राज्य अलग है, राष्ट्र राज्य अलग है, दोनों को मिला के जो शब्द बना है वो राष्ट्र राज्य बना है। राष्ट्र राज्य में दोनों के गुण होंगे, दोनों को गुण होंगे तो वो राष्ट्र राज्य होगा। कन्फ्यूज नहीं होना है, दिमाग में बिठा दो। सिंपल सिंपल पॉइंट है। एक एग्जाम्पल याद रखो, जापान का एग्जाम्पल, राष्ट्र राज्य बन गया। भारत की बात होगी, राज्य बन जाएगा। तिब्बत की बात होगी, राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है, हो गया याद? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र राज्य में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अधिकांश लोग जहाँ पर समान सोच होते हैं, समान संस्कृति होती है,
समान विचारधाराएं होती हैं और कानूनी रूप से जुड़े हुए होते हैं, राष्ट्र राज्य कहलाएगा। सेम बात करी है यूनेस्को ने कहा, क्या कहा है कि राज्य एक ऐसी जातियों का समूह है जो सांस्कृतिक परंपराओं के साथ लोगों से जुड़े हुए होते हैं। बातें सेम कल्चर वगैरह के लोग हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं और ये क्या कहा जाएंगे, ये कही जाएंगे राष्ट्र राज्य। इजीली समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र राज्य का मतलब समझ में आ गया है हमें। अब हम बात कर लेते हैं एथनिसिटी की, जातीयता की। एथनिसिटी क्या होती है, जातीयता क्या होती है। एथनिसिटी और जातीयता का मतलब होता है इनके बीच में एक परंपरा होगी, एक कल्चर होगा, एक राष्ट्र से समान रूप से जुड़े हुए होंगे। जैसे कि आर्यन की बात कर लेते हैं, हम आर्यन की बात करते हैं, हम द्रविडियन की बात करते हैं, तो हमारे के बीच में एक कॉमन कल्चर चला आ रहा है। लंबे समय से हमारे बीच में एक कॉमन कल्चर चला आ रहा है, इसीलिए कहा जाता है हम द्रविडियन है, हम आर्यन है। तो जातीयता या एथनिसिटी क्या होती है, हमारे साथ बीच में एक पारंपरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से कुछ कॉमन है, कुछ संबंध जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के लोगों का समूह है, उनके बीच में अगर संबंध जुड़ा हुआ है तो वो जातीयता कही जाएगी, एथनिसिटी कही जाएगी। बस इसका मतलब समझ लो एथनिसिटी का, ये एक वर्ड भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था। जातीयता का मतलब क्या हुआ, कॉमन, उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा और आपस में जुड़े हुए होंगे, तो वो एथनिसिटी जातीयता है। कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो दिक्कत है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्र राज्य के कॉन्सेप्ट की। राष्ट्र राज्य का जो मॉडल है, कॉन्सेप्ट है, ये कब आया था, ये आया था 17वीं शताब्दी में। 17th सेंचुरी थी जब यूरोप में राजवाज चलता था, अंग्रेजों वगैरह का वर्चस्व चल रहा था, तब वो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि हम जो यूरोपियन देश है ना, मोस्ट ऑफ जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न यूरोप में कौन सी, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, सॉरी जर्मनी है, ये जो सारे देश है ना, ये वेस्टर्न यूरोप के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्या थे, एक ही विचारों के लोग रहते थे, ईसाई, मोस्ट ऑफ जो भी रहते थे एक ही विचारधारा के रहते थे, बाहर के लोग यहाँ पे आते नहीं थे। तो उन्होंने एक सामूहिक रूप से एक आइडिया दिया कि हमारा जो देश है ना वो राष्ट्र राज्य है, हमारा देश है वो नेशन स्टेट है, क्योंकि ये नेशन स्टेट है वो छोटी सोच को दर्शाते हैं और यूरोपियन है वो छोटी सोच को प्रभावित थे उनसे, तो वो हमेशा इसकी बात करते थे। जो हिटलर था वो भी इनसे प्रभावित था, तो वो भी राष्ट्र राज्य की बात करता था, वो राष्ट्र राज्य की बात करता था, राज्य राष्ट्र की नहीं। आगे हम राज्य राष्ट्र के बारे में बात करेंगे, तो उसके बारे में बात नहीं करता था। तो ये 17वीं शताब्दी का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर समान संस्कृति विचारधाराओं के लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, वही कहा जाता था। और अंग्रेजों को भारत पर किसके राज था, अंग्रेजों का था। तो अंग्रेज कहते थे कि भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है, इसलिए भारत एक राष्ट्र राज्य नहीं है और हमें बनना भी नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारों के साथ में रह सकते हैं। हमारी जो विविधता है उसी में एकता है और वही हमारे देश का नींव है और उसी से हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। तो हमें चाहिए भी नहीं, राष्ट्र राज्य बनना भी नहीं है, हम राज्य राष्ट्र बन के खुश हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे स्टेट की बात है, यहाँ पे नेशन की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य क्या होता है, राज्य एक प्राचीन विचारधारा है, ये लंबे समय से चली आ रही है। जब मौर्यन एम्पायर था, जब अंग्रेजों के रूल थे, ठीक है, जो मिडाइवल हिस्ट्री थी, तो सब जगह राज्य शब्द का उपयोग होता आया है। तो राज्य एक पारंपरिक शब्द है, लंबे समय से इसका इतिहास रहा है। राष्ट्र एक यूरोप में नई घटना है, यूरोप लेके आया है, जहाँ पर नेशन की बात हुई थी, नेशनलिज्म की बात हुई थी, तो ये एक नवीन घटना है, यह एक नया मॉडल है। राज्य कानूनी बात करता है, राष्ट्र है वो संस्कृति की बात करता है, जाति की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है। राज्य है वो कानूनी रूप से एक क्षेत्र होता है, ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र है, उसके भीतर बने हुए लोग होते हैं और ये एक इमोशन से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हैं। जैसे कि ये जो यहूदी होते हैं ना, इजराइल वाले लोग, वो कहीं से भी रह रहे हैं पर वो अपने को इजराइल का ही मेंबर मानेंगे, इजराइल का ही वो नागरिक मानेंगे। तो इस प्रकार से ये एक फीलिंग से जुड़े हुए होते हैं। राज्य संप्रभु होना चाहिए, मतलब ये सोवरन होना चाहिए। राष्ट्र राज्य संप्रभु हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि तिब्बत संप्रभु नहीं है, ठीक है। और ये लोग यहाँ पे होने जरूरी है, यहाँ पे एक जैसे लोग होने चाहिए। और राज्य में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग देशों के होते हैं, अलग अलग फीलिंग्स होती है, अलग अलग भावनाएं होती है, अलग जाति धर्म सब अलग अलग होता है। और राष्ट्र में वो सारी चीज़ें कॉमन होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। इतनी चीज़ें एक बार आप फिर से देख लेना, क्या क्या चीज़ें हमने देखी है, हमने चीज़ें बात करी है, इस पर ध्यान इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपका बेस एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया तो हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी का यूज हुआ है यहाँ पे,
क्या हमने चीज़ें देखी थी, हमने बात करी थी, देखो यहाँ पे बात करते हैं पॉलिटी के बारे में बात करी थी। सबसे पहले हमने बात करी थी पॉलिटी, एक राजनीति के बारे में बात करी थी और राज व्यवस्था के बारे में बात करी थी। राज व्यवस्था क्या होती है, कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, संस्था है, वो सारी राज व्यवस्था है। राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स है, जो लोग हैं वो मिलकर काम करते हैं, सत्ता में जाते हैं और नियम बनाते हैं, ये पॉलिटिक्स हो गया। तो ये दो टर्म अलग अलग होगी, इसका अंतर समझा था हमने। पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटी क्या होती है, बहुत आसानी से समझा। फिर हमने बात करी थी स्टेट नेशन के बारे में बात करी है, ठीक है, नेशन स्टेट के बारे में, अभी राष्ट्र राज्य के बारे में बात करी, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, राज्य राष्ट्र उसके बारे में कल बात करेंगे। फिर हमने राज्य के बारे में बात करी, स्टेट के बारे में। स्टेट क्या होता है, कानूनी रूप से जुड़ा हुआ होता है, 4 इसके एलिमेंट होते हैं, ठीक है। राष्ट्र के बारे में बात करी थी, फीलिंग्स की भावनाओं के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। फिर हमने नेशन स्टेट के बारे में बात करी थी, ठीक है। नेशन स्टेट क्या होता है, जो भावनाओं के द्वारा जुड़ा भी हो और एक क्षेत्र के अंतर्गत हो, कानूनी रूप से जुड़ा हुआ, इसके बारे में बात करी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से देखी है, कोई कन्फ्यूजन मत रखना, आसानी से रहना, कोई दिक्कत आई कमेंट में पूछ लेना। आपको इन सब के उत्तर देना है। पहले, इंडिया किस प्रकार का देश है, क्या राष्ट्र राज्य है या राज्य राष्ट्र है, ये पहला आपको आंसर देना कमेंट में। उसके बाद में आपको बताना है कि कौन कौन से देश है वो स्टेट के एग्जाम्पल है और कौन कौन से देश है वो नेशन के एग्जाम्पल है। ये थोड़े कन्फ्यूजन है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन आप कमेंट में जरूर पूछना और इससे रिलेटेड आंसर जरूर देना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।